हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अनकट। आज हम देखने जा रहे हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर्स। रोज़ की तरह आरबीआई प्रेस रिलीज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन से इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज हम देखने जा रहे हैं। दीज आर द प्रेस रिलीज ऑफ 12 फरवरी। पहला क्या बोल रहा है, मनी मार्केट ऑपरेशन एज ऑन February 11, 2026। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके जो स्टैटिक कंसेप्ट है मैंने 1 फरवरी में ऑलरेडी पढ़ा है आपको। उसके बाद देखने जाने वाले रिवाइज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छा खासा टाइम लेगा आज की वीडियो का। उसके बाद देखेंगे हम आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2025। आपको पता है कि डिजिटल पब्लिक इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। साल में कितने बार करता है? 2 बार, सेमी एनुअली। एक बार मार्च के लिए और दूसरा सितंबर के लिए, और वो भी विद द लैग ऑफ 4 मंथ्स आता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा प्रेस रिलीज, आरबीआई इम्पोजेज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड राजस्थान। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आरबीआई इशू ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन फॉर कंडक्ट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी इन द रिकवरी ऑफ लोन एंड एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट स्टेज में है, इसमें कुछ अमेंडमेंट से पब्लिक कमेंट के लिए ओपन कर दिए गए हैं। तो जब ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा तब उसको हम देखेंगे, और वो भी सब्जेक्ट टू ये कंडीशन कि उस ड्राफ्ट में एग्जाम वर्दी कुछ पॉइंट्स हो तो ही उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन बहरामपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ओडिशा। अब ये मॉनेटरी पेनल्टी चलती रहेगी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है या फिर उनके कुछ अलग सेक्शन सर्कुलर्स होता है उसको वो कंप्लाई नहीं करते, इसकी वजह से उनको पेनल्टी पड़ती है। उसके बाद प्री मैच्योर रिडेम्पशन अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये जो स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिटेल में, आप पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद बोल रहा है कन्वर्शन और स्विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी। ओके, तो डेटेड सिक्योरिटी हो गया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस वाला जो टॉपिक था ये भी हमने स्टैटिक में देख लिया था। आप फरवरी के करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा, मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा हॉट टॉपिक रहने वाला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और इसके कुछ रिवाइज्ड अमेंडमेंट ड्राफ्ट डायरेक्शंस आरबीआई ने पब्लिश किए हैं फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक कमेंट ये 6 मार्च तक आने चाहिए। उसके बाद फिर वो ये ड्राफ्ट को फाइनलाइज करेंगे या फिर कुछ चेंजेस करेंगे, वो बाद में दिखेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं रिवाइज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो क्या नाम है यहाँ पे, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ओके, क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास या फिर मेरे पास अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे एक लिमिट सेट होती है। उसके हिसाब से हम एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे स्वाइप करके उसको मतलब डेबिट के लिए मतलब ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे किसान भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे। ऑब्वियसली किसके लिए? फॉर फार्म इनपुट्स खरीदने के लिए, या फिर कोई भी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है या फिर जो बेसिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उनको बेसिकली उसका खर्चा करने के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे काम में आएगा। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एज ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी डेटेड 6 फरवरी 2026। आपको पता है 6 फरवरी 2026 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पे एक SDRP स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी इशू होता है। वहाँ पे आरबीआई ने ये कहा गया था कि केसीसी के ऊपर रिवाइज गाइडलाइन वो इशू करेंगे। तो उसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइंस या फिर ड्राफ्ट डायरेक्शन पब्लिक कमेंट के लिए आरबीआई ने इशू कर दिए गए। यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंक्स के लिए भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है, आरआरबी और एज वेल एज रूरल कोऑपरेटिव बैंक। बेसिकली हर डिफरेंट बैंक या फिर डिफरेंट जॉनर के लिए अलग अलग किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ डायरेक्शंस है, वो उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लाई करना है, और ये पब्लिक कमेंट के लिए ओपन कर दिए गए हैं। तो क्या मेजर चेंजेस यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं ये हम देखने वाले हैं। तो पहला मेजर चेंज है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लोन सैंक्शन एंड रीपेमेंट शेड्यूल्स, क्रॉप सीजन्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ मंथ। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को 12 महीने के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वाला जो महीना होगा वो 18 महीने कर दिया गया है। ओके, एक्चुअली पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल किसान क्रेडिट कार्ड एसबीआई भी देता है, एचडीएफसी भी देता है, एज वेल एज कोई ग्रामीण बैंक भी देगा या फिर कोई रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी आपको प्रोवाइड करेंगी। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग उसके नियम या फिर कंप्लायंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रेडिट कार्ड का जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो टेन्योर होता है, कोई 3 साल रखेगा, कोई 4 साल रखेगा, कोई 5 साल रखेगा, बराबर। तो ये चीज़ वहाँ पे आती है। इसके साथ साथ जो रीपेमेंट का जो टाइम होता है
वो भी अलग अलग हो सकता है। अगर कोऑपरेटिव बैंक बोले कि 9 महीने में रीपेमेंट करना है, या फिर एसबीआई बोले कि आपको 12 महीने में रीपेमेंट करना है, सो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। तो यही यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे लाने के लिए किसमें, लोन सैंक्शन में और रीपेमेंट शेड्यूल्स में क्रॉप सीजन को डिफाइन कर दिया गया है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हो गए तो कितने महीने के लिए रहेंगे, 12 महीने, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कितना, 18 महीने। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स कितने महीने का, 12 महीने का, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स 18 महीने का। आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जब भी कार लोन या फिर होम लोन लेते हैं तो उसकी जो ईएमआई होती है हर महीने आपको देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लेकिन एग्रीकल्चर लोन में ये चीज़ होती नहीं है। ये कैसे होता है, वो क्रॉप सीजन का साइकिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली अप्रैल में लोन उठाया जाता है और उसको रीपे करने का टाइम नॉर्मली मार्च में होता है। सो देखिए, हर महीने वो इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे कर रहा है क्या, कोई भी किसान नहीं कर रहा है, वो एट द एंड ऑफ ईयर वो पेमेंट कर रहा है। सो यहाँ पे इसी को डिफाइन किया गया है, क्रॉप सीजन को। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप रहेगा तो 12 महीने का, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप सीजन रहेगा तो 18 महीने का। ओके। उसके बाद दूसरा मेजर चेंज, to ensure proper dovetailing of loan tenure with the crop season, especially for the longer duration crop, tenure of Kisan Credit Card has been extended to 6 years. पहले किसान क्रेडिट कार्ड का टेन्योर जो होता था 3 साल, 4 साल, 5 साल के आसपास होता था, डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स गाइडलाइंस। अभी इसको एक्सटेंड करके 6 साल तक किया गया है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना अभी टेन्योर हुआ है, 6 ईयर्स। उसके बाद टू एंश्योर द फार्मर्स रिसीव एडिक्वेट क्रेडिट based on actual cost of cultivation, drawing limit under KCC has been aligned with the scale of finance for each crop season. ये क्या बोल रहा है, एडिक्वेट क्रेडिट होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए, अगर मुझे खेती करने के लिए या फिर उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के लिए या फिर कुछ ट्रैक्टर्स या फिर जो ऐसे बाकी सभी चीज़ें पकड़ के अगर मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई बैंक मुझे 2 लाख की ही क्रेडिट लिमिट दे रहा है, तो वो तो सफिशिएंट है ही नहीं, तो मुझे लिमिट लेके भी क्या फ़ायदा है। सो इसीलिए बोल रहा है कि टू एंश्योर फार्मर रिसीव एडिक्वेट क्रेडिट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ड्राइंग लिमिट शैल बी अलाइन विद द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर ईच क्रॉप सीजन। मतलब ईच क्रॉप सीजन के लिए कितना पैसा उसको एस्टिमेटेड लगेगा, तो उतने के हिसाब से आसपास उसको ये ड्राइंग लिमिट दिया जाता है। ड्राइंग लिमिट मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है, उसका अगर 1 लाख का लिमिट है, तो ये ड्राइंग लिमिट है। इसमें से मैं अभी कितना भी निकालूँ, 1 रुपया भी निकालूँ, 100 रुपया भी, 1000 रुपया भी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लाख निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ये मेरी एक लिमिट है, ड्राइंग लिमिट। सो दैट इज़ ड्राइंग पावर या फिर ड्राइंग लिमिट बोलेंगे। उसके बाद 4th चेंजेस हम देखते हैं यहाँ पे, टू एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस फाइनेंस फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग करना हो गया, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या फिर ऑर्गेनिक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। सच एक्सपेंसेस हैज़ बिन एडेड एज ए एलिजिबल कंपोनेंट विद इन 20% एडिशनल कंपोनेंट टुवर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट। अभी देखिए ये क्या होता है कि आपका ये किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए यूज़ होता है, नॉर्मली क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, जो कुछ खर्चा लगता है उसको कवर करने के लिए, उसके साथ साथ इंश्योरेंस वाला भी कवर करने के लिए, उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, किसी के पास अगर थ्रेशर मशीन है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अभी इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एलिजिबल कंपोनेंट करके किस चीज़ को ऐड किया गया है, जैसे किसी को सॉइल टेस्टिंग करवाना है, इसको पैसा लगेगा, बराबर खर्चा लगेगा ना। रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग के लिए फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है, उसका अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसका भी पैसा लगेगा। ऑर्गेनिक या फिर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन करवाना है तो ये जो NPOP वाले हैं वो आएंगे फार्म पे, फील्ड पे, वो थोड़ा चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तभी वो सर्टिफाई करेंगे, इसके लिए भी पैसा लगेगा। सो ये सभी के सभी जो खर्चे हैं ना, नाउ दे विल बी एडेड एज ए एलिजिबल कंपोनेंट विद इन 20% एडिशनल कंपोनेंट टुवर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये थोड़ा अभी होल्ड करके रखिए, जब हम देखेंगे कि लिमिट कैसे डिराइव की जाती है उस टाइम पे मैं आपको ये समझा के दूंगा, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट अभी विद इन 20% में उसको ऐड किया गया है। उसके बाद सो ये ऐसे 4 चेंजेस ये वाले ड्राफ्ट डायरेक्शंस में उन्होंने बेसिकली ऐड करे हैं। तो अगर आपको या फिर मुझे कोई कमेंट या फिर फीडबैक देना है तो वो 6 मार्च 2026 से पहले आपको देना है। 2 तरीके हैं, एक तो कनेक्ट टू रेगुलेट करके RBI का पोर्टल है, वहाँ पे जाइए आप और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, या फिर ईमेल में भी आप देख सकते हो। जैसे देखिए, अगर कनेक्ट टू रेगुलेट में अगर हम चले गए तो ऐसे आता है, देखिए सबमिट कमेंट करके, पब्लिक कंसल्टेशन नंबर RBI इनवाइट कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट RBI कमर्शियल बैंक KCC स्कीम डायरेक्शन 2026। तो यहाँ पे कौन कमेंट करने वाला है उसका नेम, जैसे फॉर एग्जांपल A, उसके बाद B, उसके बाद C आएगा।
नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई एसबीआई में काम कर रहा है, कोई नाबार्ड में काम कर रहा है, कोई आरबीआई में काम कर रहा है, या फिर कोई इन्फोसिस या फिर टीसीएस में भी काम कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद कमेंट्स, जैसे हर क्लॉज के अकॉर्डिंग कमेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्लॉज है यहाँ पे कि दिस डायरेक्शन शैल बी कॉल्ड आरबीआई कमर्शियल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड डायरेक्शन 2026। अगर आपको बोलना है कि नहीं है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। उसका रीज़न भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि क्रॉप सीजन शॉर्ट टर्म वाला 12 महीने का रहेगा, लॉन्ग टर्म वाला 18 महीने का। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 12 महीने का शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला 15 महीने के लिए होना चाहिए, तो ऐसा भी आप कमेंट कर सकते हो। या फिर 18 की जगह 24 मंथ्स होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ उसके जस्टिफिकेशंस भी होने चाहिए। सो ऐसे कमेंट्स फीडबैक आप दे सकते हो, उसी के लिए अभी ये ओपन किया गया है। तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो मैंने ऑलरेडी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आप लिमिट सेट की होती है किसी ईयर के लिए, ये लिमिट आपको यूटिलाइज़ करनी होती है और ये किसी पर्पस के लिए होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, बराबर। जोमेटो से कुछ ऑर्डर भी कर सकता हूँ, या फिर मैं मोबाइल भी खरीद सकता हूँ, या फिर मैं किसी का लोन देने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है। तो यहाँ पे सेम वे किसान भाई बहन अपने अकॉर्डिंग इसका खर्चा कर सकते हैं। अभी कौन सा एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, कहाँ से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर बैंक से मिलता है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नाबार्ड ग्रेड फेज़ 1 प्रीलिम्स में भी आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका आंसर है 1998 में। किसके लिए? टू परचेस एग्रीकल्चर इनपुट्स, जैसे कि किसी को सीड खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, बराबर, या फिर कुछ प्रोडक्शन नीड्स के लिए कैश भी ड्रॉ करनी है। तो ये पर्पस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड 98 में इशू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 2004 में उसको एक्सटेंड किया गया फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स, जैसे किसी को लैंड खरीदनी है, या फिर किसी को गाय या फिर किसी को भैंस खरीदनी है, बराबर, ये वाली चीज़ है। लेकिन ये जो गाय भैंस खरीदने वाली चीज़ है, ये 2018-19 के बजट में एक्सटेंड की गई थी। किसके लिए? फॉर फिशरी सेक्टर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री, फार्मर वाली सेक्टर। ओके। नोडल एजेंसी कौन होता है उसका? ऑब्वियसली नाबार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट कौन करता है? तो पोस्ट ऑफिस नहीं करता, ये करता है कमर्शियल बैंक, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, उसके साथ साथ ग्रामीण बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स। कितना लोन दिया जा सकता है? अप टू 5 लाख का लोन दिया जा सकता है फॉर अप टू 3 ईयर्स। अभी देखिए यही टेन्योर को 6 ईयर्स तक बढ़ा गया है। ओके। अब ये लोन लिमिट भी चेंज की है। फॉर एग्जांपल डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी क्रेडिट लिमिट बैठ रही है। अभी फिलहाल आप अप टू 5 लाख रुपीज़ याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर 2 लाख की कोई लिमिट अगर बिठानी है तो कोई भी कोलैटरल की अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए बैंक क्या कर रही है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। लोन प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फार्मर अपनी लैंड को तो गिरवी नहीं रख सकता लॉजिकली, अगर फॉर एग्जांपल किसी घर को, किसी फ्लैट को गिरवी रखेगा और बोलेगा कि मुझे केसीसी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन 2 लाख तक का अगर लोन है तो कोलैटरल की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे फ्लैट आप मॉर्गेज कर सकते हो, जैसे गोल्ड भी आप यहाँ पे गोल्ड के अगेंस्ट भी ये पैसा उठा सकते हो, लेकिन 2 लाख तक के लिए कोई भी कोलैटरल की ज़रूरत है नहीं। एक बार किसान क्रेडिट कार्ड हो गया तो ये वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। अब ये 6 साल की लिमिट ही बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली अभी 6 साल के लिए वैलिड रहेगा। ओके। सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू, इसमें अभी चेंजेस आने के बाकी है, जब फाइनल आएंगे तभी हम देख लेंगे। लिमिट, अगर मार्जिनल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स मतलब क्या होता है? जिसकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टर है, वो वाला फार्मर। 1 हेक्टर मतलब क्या होता है? 2.5 एकड़ के आसपास या फिर उसके नीचे किसी के पास खेती है, तो उसको बोला जाएगा मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड लोन मिलता है क्या? यस मिलता है। कितना मिलता है? तो वो मिलता है 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक। इसको बोला जाता है फ्लेक्सी केसीसी, मतलब फ्लेक्सिबल किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए? मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है? ऑलरेडी मैंने बता दिया है, टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ द फार्मिंग, जैसे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होना चाहिए फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर मैं मेरी फील्ड में पैडी या फिर वीट ग्रो कर रहा हूँ तो उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, बराबर, यूरिया हो गया, ये वाली सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो उसके लिए खर्चा लगेगा, उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड काम में आ जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग हो गया, तो पोस्ट हार्वेस्ट में जो कुछ खर्चा आएगा उसको काटने का, उसको मशीन में डाल के फॉर एग्जाम्पल सीड में कन्वर्ट करने का, बराबर, ट्रांसपोर्ट करने का, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मार्केटिंग लोन भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर अमेजोन पे बेचना है तो अमेजोन पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पैसा लगेगा, तो पैसा यहाँ से वो
यूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर मैं फार्मर हूँ, मेरी 4 लोगों की फैमिली है, तो उनकी शिक्षा का, उनका खाने पीने का भी खर्चा तो है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कवर है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ फार्म के लिए ही यूज़ होनी चाहिए, ये कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ट्रैक्टर है तो उसका जो कुछ मेंटेनेंस रहेगा, सर्विस रहेगा, ऑयल वगैरह चेंज करना, ब्रेक पैड वगैरह चेंज करना वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आ सकती है। अगर मेरे पास कोई इरीगेशन पंप सेट है, अगर वो ख़राब हो रहा है, जैसे डीजल पे या फिर पीएम कुसुम के अंदर मैंने लिया है लेकिन वो ख़राब हो गया, अभी वो सर्विस डिमांड करता है, तो उसका तो रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए भी हम पैसा खर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए भी पैसा खर्च सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 1 हेक्टर ज़मीन है, मुझे और 1 हेक्टर खरीदनी है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये पैसा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मुझे गाय खरीदनी है या फिर कोई भैंस खरीदनी है, ठीक है, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं गाय क्यों खरीद कर हूँ, ताकि भाई फॉर एग्जांपल उसका दूध आ जाए और वो मैं डेयरी में बेचूँ, तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। सो इन सभी चीज़ों के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। किसको मिलेगा ये, तो सभी फार्मर्स दे आर एलिजिबल। अभी वो इंडिविजुअल फार्मर हो या फिर जॉइंट बोरोवर्स हो, हु आर द ओनर कल्टीवेटर्स, या फिर वो टेनेंट फार्मर्स हो या फिर ओरल लीज या फिर शेयर क्रॉपर वाला हो, ठीक है, ये भी एलिजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल खेती मेरे नाम पे है, लेकिन अभी मैं शहर में ट्रांसफ़र हो गया हूँ, तो मेरे बिहाफ पे कोई और खेती करता है, बस मुझे कुछ तो भी 10-20 हज़ार रुपये जो कुछ डिसाइडेड प्राइस है वो देगा और पूरा का पूरा अनाज उसका होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड एलिजिबल है टेनेंट के लिए। उसके साथ साथ ये जो बचत गट वाले होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप एटीएम में से भी पैसे निकाल सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड में निकालते हो वैसे यहाँ पे चीज़ें चलेगी। ओके, सो बेसिकली अभी तक क्या समझ में आएगा, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए यूज़ होता है, और लोन मतलब कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन मतलब यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा मिलता है और टर्म लोन के लिए। टर्म लोन एक टेन्योर का होता है, जैसे देखिए कार लोन हो गया तो वो 5 साल में पे करना होता है एग्जाम्पल, तो ऐसे अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीदना चाहा तो वो भी 5 साल या फिर 7 साल में पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते किसान क्रेडिट कार्ड। और या फिर वर्किंग कैपिटल, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है वैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक का अगर उसकी लिमिट है, अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। समझ लीजिए कि ये जो 3 लाख का लोन मिला है इसके ऊपर उसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऐसा समझ लीजिए फ़िलहाल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 2% का। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि यार ठीक है आप किसान हो, इसीलिए हम आपको इंटरेस्ट में माफ़ी देते हैं 2% का, मतलब अभी इफेक्टिव कितना बन गया हमारा 5%। लेकिन गवर्नमेंट ये भी बोलता है अगर आप प्रॉम्प्टली उसको रीपे कर रहे हो बराबर टाइम टू टाइम, तो आपको और 1% एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा। सो इफेक्टिवली आपको कितने रेट ऑफ में मिल रहा है, वो 4% में मिलेगा। सो दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे। ओके, ये आरबीआई और नाबार्ड ने लाई थी, ये डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये स्कीम लिमिट याद रखिएगा कितने तक है, सिर्फ 3 लाख तक का अगर जो लोन है एग्रीकल्चर का उसी को ये कवर करता है, उसके ऊपर का लोन नहीं कवर करता है। अभी हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का जो एग्जैक्टली ड्राफ्ट है वो क्या बात कर रहा है। ओके, तो आज का लेक्चर जैसे मैंने बोला वो ऑलरेडी लंबा होने वाला है क्योंकि ये ड्राफ्ट ही बड़ा है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आए तो आ सकता है, अगर नहीं भी आया तो खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी फॉर एग्जांपल आप 1000 चीज़ पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में तो 10 ही आती है ना। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये ड्राफ्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डायरेक्शन 2026, यहाँ पे मैंने कमर्शियल बैंक का लिया है, ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस के लिए भी रहेगा, आरआरबी के लिए भी रहेगा, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 4 चैप्टर है, प्रिलिमिनरी, क्रेडिट पर्पस, टेन्योर लिमिट क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्लोजर, रिपील वगैरह वगैरह, तो ये पढ़ लेते हैं। सो सेक्शन 21 सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के अंतर्गत ये सर्क्यूलर या फिर ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इसका पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ये क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में। मतलब ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोला जाएगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक केसीसी स्कीम डायरेक्शन 2026 बोला जाएगा। ओके,
ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जिसको बोलेंगे कंपोजिट फैसिलिटी, मतलब टर्म लोन एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो कुछ पैसा लगता है वो मैं क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे रिचार्ज करना भी हो गया यहाँ पे मोबाइल का। और टर्म लोन मतलब जैसे कार लोन होता है 5 साल के लिए होता है वैसे वाली। सो ये चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, वर्किंग कैपिटल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नेट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मतलब टर्म लोन बेसिकली, उसका एक टेन्योर होता है। किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो भाई ये सर्कुलर कमर्शियल बैंक का है तो कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बराबर। स्मॉल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उसका अलग होगा। पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं सकते तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, और लोकल एरिया बैंक के लिए ये एप्लीकेबल है नहीं, उसके लिए अलग रहेगा। सो दिस डायरेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ओवरसीज ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। जैसे हमारी SBI है, अगर उसका USA में कोई ब्रांच है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड देना है क्या, नहीं, ठीक है यार, वो तो हमारे किसान भाई बहन के लिए है ना, यहाँ पे इंडियन वाले, वहाँ की नहीं। सो इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑपरेशंस ऑफ द ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। अभी इस डायरेक्शन में कुछ डेफिनेशंस है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्रॉप सीजन को उसने अभी रिवाइज कर लिया है। क्रॉप सीजन मतलब क्या होता है कि हार्वेस्ट नहीं, सोविंग, मतलब जब से हम क्रॉप सो करते हैं तो सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक और उसके बाद मार्केटिंग तक, तो ये जो कुछ पीरियड रहेगा उसको बोला जाएगा क्रॉप सीज़न। जैसे कि समझ लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अगर खरीफ सीज़न आएगा, बारिश अगर आएगी फॉर एग्जांपल समर के बाद, समझ लीजिए जून जुलाई में, तो उस टाइम पे पैडी ग्रो की जाती है। तो पैडी ग्रो करने से लेकर जब तक पैडी को हार्वेस्ट या फिर मार्केट या फिर बेचा नहीं जाएगा तो वो वाला पूरा कंप्लीट सीजन कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए कितने मंथ्स, तो 12 महीने का है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 18 महीने का है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी डेफिनेशन है मार्जिनल फार्मर की। मार्जिनल फार्मर मतलब क्या होता है, जिसके पास अप टू 1 हेक्टर तक की ज़मीन होती है। 1 हेक्टर मतलब कितना, 2.54 एकड़, इतनी या फिर उससे नीचे। और जिसकी ज़मीन 1 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक के बीच में है उसको बोला जाएगा स्मॉल फार्मर। सो ये क्रॉप सीजन की डेफिनेशन, ये मार्जिनल फार्मर की, और इसके बाद ये स्मॉल फार्मर की। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। बिफोर दैट ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड अनकट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए व्यूअर हो तो। अगर नए नहीं हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा यार, लाइक करो, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगती है ये सब निकालने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो यार एक लाइक तो बनता है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए, हमें ही मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की। क्या बोल रहा है, क्रेडिट मतलब पैसा देना, लोन, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसका टेन्योर क्या होना चाहिए, और उसकी लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो देख लेते हैं पर्पस। पर्पस क्या है, फॉर देयर फार्मिंग एंड अदर नीड्स एज इंडिकेटेड बिलो इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट फैसिलिटी विद टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। कितने साल का टेन्योर है उसका, 6 साल का। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब ये किस पर्पस के लिए दिया जाता है, तो पहला तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे कि मुझे पैडी ग्रो करना है, उसका कल्टीवेशन करना है, उसके लिए मुझे इनपुट्स लगेंगे, बराबर, लैंड लगेगी, पानी लगेगा, सीड्स लगेगा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स वगैरह वगैरह जो कुछ चीज़ें, तो ये खरीदने के लिए पैसा यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर को छोड़ के उससे रिलेटेड, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री वाली, किसी को फॉर एग्जांपल दुग्ध पालन करना है, मतलब दूध व्यवसाय करना है, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद फिशरी या फिर एक्वाकल्चर वाली चीज़ें आ गई, जिसको फॉर एग्जांपल क्रैब्स हो गया या फिर प्रॉन्स हो गया, इसका अगर फार्मिंग करना है, कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए भी पैसा मिलेगा। अदर अलाइड एक्टिविटीज, जैसे किसी को सेरिकल्चर करना है, जैसे रेशम का धागा हो गया, बराबर, लैग कल्चर या फिर बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ऐसे सिमिलर अदर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे पैसा मिलता है। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा एक डिटेल में हवर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फिशरी एक्वाकल्चर में क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए रेयरिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स, पोल्ट्री हो गया, कैटल, बफेलो, कैमल, याक, मिथुन, गोट वगैरह वगैरह, रैबिट भी हो गया या फिर पोल्ट्री बर्ड, इनका सबका रेयरिंग के लिए भी पैसा मिलता है। तो पहला हमने देखा फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, दूसरा हमने देखा फॉर अलाइड एक्टिविटीज़। तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, तो उसको काटना पड़ेगा, काटने के बाद उसको सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसके कर्नल्स अलग करने पड़ेंगे थ्रेशर मशीन में डाल के, तो इसके लिए भी खर्चा लगेगा, तो ये भी खर्चा कवर है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, अगर फॉर एग्जांपल फार्मर की फैमिली है, अगर उनको गैस सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं पैसा। उसके बाद एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेट, जैसे मैंने बोला था किसी के घर में अगर ट्रैक्टर है उसको मेंटेन करवाना है, उसको रिपेयर सर्विस करना है, तो उसके लिए भी पैसा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए अभी ये चीज़ ऐड करी गई है,
सॉइल टेस्टिंग वाली, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, अदर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑर्गेनिक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करी गई है। उसके साथ साथ किसी को क्रॉप इंश्योरेंस अगर निकाल रहा तो उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा, तो किसान क्रेडिट कार्ड है जिंदाबाद। एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकालना है, हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, या फिर एसेट इंश्योरेंस निकाल रहा है तो उसके लिए प्रीमियम लगेगा, तो प्रीमियम हम किसान क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग लोन्स के लिए भी पैसा यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये सभी के सभी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर ये इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म पोर्शन, मतलब 12 महीने का। और ये जो 8वां पर्पज़ है जिसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इसको बोलता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब टर्म लोन। जैसे किसी को गाय खरीदनी है, या फिर भैंस खरीदनी है, या फिर किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर किसी को ज़मीन खरीदनी है, लैंड एग्रीकल्चर वाली खेती करने के लिए, तो भाई इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी चाहिए और ये रीपेमेंट के लिए टाइम डिमांड करती है। मतलब आज अगर मैंने लैंड ली है तो कंपलसरी नहीं कि मैं 1 साल में चुका दूँ, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में मैं चुका सकता हूँ। सो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़। तो ये पर्पज़ है 8। तो शॉर्ट टर्म 1 to 7, लॉन्ग टर्म 8। और ये भी मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट फिक्स्ड फॉर द 6th ईयर टुगेदर विद एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लिमिट शैल बी कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है उसको बोला जाता है CMPL, मतलब कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। ये लिमिट है, परमिसिबल है और ये मैक्सिमम है, और ये कंपोजिट है, मतलब टर्म लोन को मिला के वर्किंग कैपिटल के साथ इसका कंपोजिशन है, संयुक्त। जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है ये क्रॉप कल्टीवेशन अलाइड एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद ये जो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस होता नहीं। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है क्या? नहीं है। मैं महीने में कितने बार भी डेबिट कर सकता हूँ, कितने बार भी क्रेडिट कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस है नहीं किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या। तो थोड़ा देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे मुझे अगर पैडी ग्रो करना है, गेहूँ ग्रो करना है, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए कुछ पैसा लगेगा, उसको बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। कौन एलिजिबल है? सभी जो हमने ऊपर देखे थे वो सभी के सभी यहाँ पे एलिजिबल है। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं मैथमेटिक्स, मतलब ये ड्राइंग लिमिट को कैसे फिक्स किया जाता है। सो ड्राइंग लिमिट को कैसे फिक्स किया जाएगा? ड्राइंग लिमिट शैल बी सम टोटल ऑफ द फॉलोइंग। किसका सम रहेगा? तो पहला स्केल ऑफ फाइनेंस as notified by state level technical committee for respective crops for current crop season multiplied by extent of area of cultivation। मतलब ये चीज़ें हम नीचे देखेंगे, आपको समझेगा। ओके, तो ये ऐड करना है। उसके बाद 10% इसका ऐड करना है, 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ वन अबाउट टूवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस एंड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड। उसके बाद 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ अबाउट टूवर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। ओके, अभी यहाँ पे ये चीज़ ऐड करिए, सॉइल टेस्टिंग, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, अदर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑर्गेनिक एंड फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन के लिए जो खर्चा आएगा, तो ये भी यहाँ पे ऐड किया है। मतलब देखिए, पहले आपको स्केल ऑफ फाइनेंस निकाल रहा है, उसके बाद उसका 10% लेना है, उसके बाद 20% लेना है इसका ही, और फाइनली इंश्योरेंस वाला पैसा, ये सभी को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आपको मिलेगा ड्राइंग लिमिट। ओके, तो ये ड्राइंग लिमिट कैसे मिलता है, यही चीज़ें हम यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं। और मार्जिन ऑफ फार्मर्स के लिए सिंपल होता है फ्लेक्सी केसीसी, मतलब 10,000 से लेकर 50,000 तक का उसको लिमिट दिया जाता है। ये हमने ऊपर देखा है। रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा? रीपेमेंट पीरियड शैल बी एज पर क्रॉप सीजन्स एप्लीकेबल। ओके, अभी हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि लिमिट कैसे सेट की जाती है, कि मुझे 3 लाख या फिर 4 लाख या फिर 5 लाख क्रेडिट कार्ड की जैसे लिमिट होती है, वैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे सेट की जाती है, इसका हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या बोल रहा है? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फॉर असेसमेंट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। इलस्ट्रेशन 1, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, 1 क्रॉप सीजन इक्वल टू 12 मंथ्स, बराबर। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स मतलब कितने महीना होता है? तो 12 महीने वाला। अभी यहाँ पे हम किसके लिए निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल किसके लिए? लेकिन फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। तो अजम्पशंस ले लेते हैं पहले, दीज आर अजम्पशंस। ओके, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये सब सच सही होगा या फिर सच होगा। समझ लेते कि मेरे पास लैंड है और मेरे पास 2 एकड़ की लैंड है। ओके, अभी मेरा क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहेगा कि मैं जो खरीफ सीज़न है उसमें पैडी उगाता हूँ, और जो रबी सीज़न है उसमें मैं व्हीट उगाता हूँ। और मेरे पास कितना लैंड है? तो 2 एकड़ का लैंड है, बराबर। 2 एकड़ का लैंड है मेरे पास। अभी समझ लीजिए कि ये पैडी उगाने के लिए मुझे कुछ पैसा लगेगा, मतलब सीड्स लगेगा, लैंड नहीं तो लैंड का रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद पेस्टिसाइड्स लगेंगे, फर्टिलाइजर्स लगेंगे। सो ये सब बाकी चीज़ें मुझे लगने वाली है। समझ लीजिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस आता है,
जो कौन नोटिफाई करता है? स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी करता है और ये पर एकड़ नोटिफाई किया जाता है। तो पैडी के लिए समझ लीजिए मुझे 15,000 रुपये लगने वाले हैं खरीफ सीज़न में, और वीट के लिए मुझे लगेंगे 20,000 रुपये, क्योंकि देखिए पैडी ये 6 महीने का क्रॉप होता है और वीट भी 6 महीने का आसपास का क्रॉप होता है। तो 6 + 6 12 महीने, मतलब 1 साल का ये टेन्योर है। 1 साल में मैं 2 क्रॉप उगा सकता हूँ। तो पैडी उगाने के लिए कितना खर्चा लगेगा बोल रही है SLTC, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, तो 15,000 रुपये का खर्चा लगेगा। और वीट उगाने के लिए कितना लगेगा? तो 20,000 का लगेगा। तो ये पहला सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वाला बाद में जाएंगे। तो फर्स्ट सीज़न के लिए बात कर लेते हैं। अभी ये पकड़ लेते कि मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस भी लगेगा। तो फर्स्ट सीज़न के लिए मुझे इंश्योरेंस लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का क्रॉप इंश्योरेंस समझ लीजिए। ओके, अभी हम ड्राइंग लिमिट को असेस करते हैं। जैसे क्रॉप्स कौन से ग्रो करने हैं? मुझे पैडी ग्रो करना है और वीट ग्रो करना है। मेरे पास कितना एकड़ है? 2 एकड़ है। ये खरीफ सीज़न है और ये रबी सीज़न है। कितना स्केल ऑफ फाइनेंस लगेगा? ऊपर बताइए यहाँ पे 15,000 लगेगा पैडी ग्रो करना है तो, और 20,000 रुपये लगा अगर मुझे वीट ग्रो करना है तो। और ये कब लगेगा? पर एकड़ लगने वाला है। लेकिन मेरे पास कितना ज़मीन है? 2 एकड़ का ज़मीन है। तो मैं क्या करूँगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 30,000। यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 40,000। मतलब इनको अगर ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 70,000। इसका मतलब ड्राइंग लिमिट मेरी कितनी है? 70,000 है। मतलब पैडी और वीट को कल्टीवेट करने के लिए मुझे 1 साल में 70,000 रुपये चाहिए। अभी इसमें को क्या चीज़ें ऐड की जाएगी? यहाँ पे देखिए ऐड करिए टुवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट एंड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, जो कितना रहेगा? 10% ऑफ दिस अमाउंट। तो ये तो ग्रो करने के लिए लग ही रहा है। अभी हार्वेस्टिंग मतलब काटने के लिए, थ्रेशर मशीन के लिए जो कुछ खर्चा आएगा, लेबर चार्जेस वगैरह पकड़ के उसको 10% मान के ये 70,000 का 10% कितना आएगा? 7,000 आएगा। उसके बाद इसका ही 20% करेंगे हम, बराबर। लेकिन ये पैसा किस में खर्च होगा? तो पहला तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, जहाँ पे फार्म एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन्वॉल्विंग क्रॉप कल्टीवेशन या फिर ऑर्गेनिक या फिर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सर्टिफाई करने के लिए खर्चा लगता है। तो इसका 20% पकड़ के चलते हैं, इसका आएगा 14,000। और क्रॉप इंश्योरेंस हमने देखा था ऊपर कि 2,000 रुपये का खर्चा यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2,000 ऐड कर देंगे। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 23,000। अभी ये 70,000 और 23,000 को ऐड करेंगे, हमको मिलेगा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है 93,000। ठीक है। अभी ये कितने सीज़न के लिए? सिर्फ 1 सीज़न के लिए है। लेकिन टेन्योर कितना होता है किसान क्रेडिट कार्ड का? तो 6 साल तक का होता है। तो हमें ये जो लिमिट होती है ना, नॉर्मली बैंक वालों को ये 6 साल के लिए देनी पड़ती है। और हमने अभी ये देख लिया कि ये जो 93,000 है ये बेसिकली फर्स्ट सीज़न के लिए है, बराबर। मतलब इस साल भी 93 मिलेगा, उसके नेक्स्ट साल 10% ज़्यादा बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट साल 10% ज़्यादा बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट साल 10% ज़्यादा बढ़ेगा। सो समझ लीजिए कि 10% बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 1,02,000। उसके बाद 1,12,000, यहाँ पे 1,23,000, उसके बाद 1,36,000, उसके बाद 1,49,000, मतलब 1,49,777 रुपीज़। ये रहेगा मेरा लिमिट फॉर 6th सीज़न। ओके, तो यही लिमिट मेरा सेट होगा। मतलब इसका मतलब है कि मुझे हर साल 1.5 लाख के आसपास खर्च करना है। किसके लिए? फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। ये लिमिट सिर्फ किसके लिए बैठा है? क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बैठा है। ओके, सो ये वाला फिगर आप अभी फिलहाल याद रखिए, 1,49,777। ओके, अभी वर्किंग कैपिटल हम करेंगे अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। कि देख, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसमें थोड़ी पेट भरेगा मुझे। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ गाय भी है, कुछ भैंसे भी है, जिसका दूध निकाल के मैं डेयरी में बेच के आता हूँ, तो भी मुझे पैसा मिलता है। तो इसके लिए भी मुझे पैसा लगेगा, बराबर। अलाइड एक्टिविटीज़ तो यही है। एलिजिबिलिटी कौन है यहाँ पे? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, फिशर्स हो गया, फिश फार्मर्स हो गया, टेनेंट फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, वही लोग जो ऊपर हमने देखे थे। अभी इसका भी ड्राइंग लिमिट कैसे सेट किया जाता है वो भी देख लेते हैं हम। सेम है, समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्टिविटी है हमारी डेयरी की, मतलब मैं दूध बेच रहा हूँ और मेरे पास क्या है? क्रॉस ब्रीड गाय है। और कितने गाय है? ऐसे 2 गाय हैं। तो स्केल ऑफ फाइनेंस कितना लगेगा? उसका 7,000 का लगेगा। अभी देखिए, गाय खरीदने के लिए पैसा नहीं है, गाय तो महंगी आती है, 50,000, 1 लाख या फिर 70,000, 80,000 की गाय भैंस आती है, बराबर। अभी तो प्राइस बढ़ गई है, वो डिपेंड करेगा आप फॉर एग्जाम्पल भैंस में मुर्रा ले रहे हो या फिर कोई ले रहे हो करके। सो ये जो 7,000 का खर्चा है ये खरीदने का खर्चा नहीं है, ये तो उसके चारे का, उसका मेडिकल का, फॉर एग्जांपल वेटरनरी डॉक्टर आएगा, विजिट करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्शन या फिर सलाइन लगानी है, तो ये सब चीज़ का खर्चा एक गाय के ऊपर लगता है 7,000 रुपये, ऐसा समझ के चलते हैं। ओके, तो स्केल ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड बाय स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी कितना है? 1 सीज़न के लिए 7,000 है। समझ लीजिए मुझे गाय का इंश्योरेंस करवाना है या फिर भैंस का इंश्योरेंस करवाना है, उसके लिए लगेंगे 400 रुपये। ओके,
तो देखिए मेरे पास कितने गाय है, ऐसे 2 गाय है। एक के लिए मुझे कितना लग रहा है, 7,000 लग रहा है, तो 2 के लिए कितना लगेगा, 14,000 लगेगा। तो ये रहेगा मेरा ड्राइंग लिमिट फॉर अलाइड एक्टिविटीज़। अभी इसमें भी 10% ऐड करना है, तो यहाँ पे 1400 ऐड करिए, इसमें भी 20% ऐड करना है इसका, मतलब यहाँ पे 2800 रुपये ऐड हो जाएगा। और इंश्योरेंस का जो हमने ऊपर देखा था वो 400 रुपया, तो इनको ऐड करो, कितना मिलेगा, 4,600। अभी इस 4,600 को 14,000 में ऐड करो तो कितना मिलेगा, 18,600। ये रहेगा पहले सीज़न के लिए सिर्फ। और किसान क्रेडिट का टेन्योर कितना होता है, 6 साल के लिए होता है, तो हमको 6th ईयर तक का लिमिट निकालना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 18,600 है, इसको हर साल 10% ऐड करेंगे, ये हो गया फॉर एग्जांपल 20,000 के आसपास। 10% ऐड करो 22,500 के आसपास, उसके बाद 10% ऐड करो 24,700 के आसपास, 10% ऐड करो 27,232, और फाइनली 10% ऐड करो, ये आएगा 29,956 रुपीज़। और ये रहेगा पैसा 6 सीज़न के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ होगा, फॉर अलाइड एक्टिविटीज़। ओके और हमने जो ऊपर देखा था फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसके लिए 1,49,777 के आसपास आया था, बराबर। तो ये भी मेरा ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा अभी। और एक चीज़ बाकी है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। जैसे मुझे ट्रैक्टर खरीदना है तो भाई ये तो महंगा आता है ना, 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, ऐसे ट्रैक्टर आता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एग्रीकल्चर पंप सेट खरीदना है तो वो भी महंगा आता है, 70,000 80,000 का आता है कोई पंप सेट। अगर मुझे कोई गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। सो ये होता है टर्म लोन। मतलब जैसे कार में होता है कि कार लोन आपको 5 साल में या फिर 7 साल में चुकाना पड़ता है, बराबर। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल किसी ने गाय खरीदने के लिए 1 लाख का लोन लिया है तो उसको भी ये 3 साल 4 साल 5 साल में चुकाना पड़ेगा। सो उसको बोला जाता है टर्म लोन या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। क्योंकि गाय भैंस खरीदने से मुझे पैसा आने वाला है, लैंड खरीदने से भी मुझे पैसा आएगा बाद में। तो ये पैसा किसके ऊपर खरीदा जा सकता है या फिर खर्च किया जा सकता है, लैंड को डेवलप करने के लिए, माइनर इरिगेशन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुआं खोदना है या फिर बोरवेल खोदना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। परचेस ऑफ फार्म या फिर फिशिंग इक्विपमेंट के लिए, जैसे किसी को थ्रेशर मशीन खरीदना है या फिर ट्रैक्टर खरीदना है या फिर कोई नांगर खरीदना है या फिर एनिमल शेड या फिर बर्ड शेड खरीदना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं उसको, कोटा जैसी वाली चीज़ें। परचेस ऑफ लाइफ स्टॉक, किसी को गाय भैंस खरीदना है या फिर किसी को हॉर्स खरीदना है। परचेस ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू अलाइड एक्टिविटीज़ या फिर सिमिलर अदर पर्पस के लिए। तो ये रहेगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो इसका भी एक लिमिट निकाल लेते हैं सेम। ये जो टर्म लोन होगा वो 6 साल में रीपे होगा, जैसे हमने ऊपर देखा है। समझ लीजिए अजम्पशन कर लेते हैं यहाँ पे कि मुझे पंप सेट को रिप्लेस करना है फॉर 2nd ईयर, तो उसका कॉस्ट लगेगा 50,000 रुपये। और दूसरा है मुझे डेयरी यूनिट निकालना है और 2 डेयरी यूनिट ओपन करना है 3rd ईयर के लिए, और पर डेयरी यूनिट का 50,000 के आसपास कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पे मुझे पंप सेट भी रिप्लेस करना है और डेयरी यूनिट भी लगाना है, तो 50,000 रुपये पंप सेट के लिए चले जाएंगे और डेयरी यूनिट के लिए 50,000 चले जाएंगे। और मुझे 2 ऐसे करना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके पास 1 लाख और ये 50,000। सो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रहेगा, ये रहेगा टर्म लोन कंपोनेंट। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारी होगी कि 1.5 लाख के आसपास। अभी हम पूरे के पूरे ऐड करेंगे। जैसे देखिए ऊपर जो लिया था हमने फॉर क्रॉप कल्टीवेशन कितना आया था, 1,49,777। उसके बाद अलाइड एक्टिविटीज़ कितना आया था, 29,956, बराबर। और अभी हम जो देखिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट या फिर टर्म लोन कितना आया था, 1.5 लाख के आसपास। इन सभी को हम ऐड करेंगे, हमको मिलेगा 3,29,733। तो इतने का क्रेडिट कार्ड फार्मर्स को मिलेगा। अभी इसको आप यूटिलाइज करो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऐसे ही लिमिट निकाली जाती है किसान क्रेडिट कार्ड की। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ के कोई भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे पैडी ग्रो करना है, वीट ग्रो करना है, तो उसका इनपुट से लेकर हार्वेस्टिंग मार्केटिंग का जो कुछ खर्चा लगेगा वो भी कवर होगा। उसके बाद अगर मुझे साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करना है या फिर फिशिंग करना है या फिर मुझे घोड़ा खरीदना है, ओके, या फिर मुझे लैंड खरीदना है या फिर मुझे कोई ट्रैक्टर खरीदना है, कोई इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो ऐसी एक लिमिट होती है। ओके, सो चैप्टर 2 खत्म हो गया। अभी हम जाते हैं चैप्टर 3 के तरफ। सो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा भाई, ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, अलग अलग बैंक अपने हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, क्योंकि तभी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा ना। अगर SBI भी 8% देगा
ICICI भी 8% देगा, तो मैं किसके पास जाऊंगा भाई? मैं तो डिपेंड करूंगा कि सर्विस कितनी अच्छी है, मेरे पास कितना मतलब ईज़ ऑफ एक्सेस है या नहीं है करके। अगर मैं गांव में रह रहा हूँ, अगर गांव में ICICI बैंक की ब्रांच ही नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली SBI के पास जाऊँगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वैरी करेगा या फिर डिपेंड करेगा उन इसके ऊपर। ओके, सो पीरियोडिसिटी क्या रहेगा? फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स आर अलाइड shall be fixed by the bank, and for long term crops bank shall charge interest at a annual rate. So basically हर महीने आपको इंटरेस्ट देना नहीं है, हर साल के बाद देना पड़ेगा। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड टू अकाउंट शुड नॉट एक्सीड द प्रिंसिपल अकाउंट। उसके साथ साथ अब ये जो लोन दे रहे हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर मार्जिन देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो अप टू 2 लाख के लिए देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल। ठीक है, मतलब आप जैसे नॉर्मली होता है ना कि गोल्ड देते हैं, उसके बिहाफ पे फिर लोन लेते हैं नॉर्मली एग्रीकल्चर लोग वाले लोग। लेकिन अगर 2 लाख तक का लोन है तो कोई भी कोलैटरल की रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन नॉर्मली आप देख सकते हो कि जो बैंक वाले हैं ना, वो कोलैटरल लेते हैं। 1 लाख का भी लोन लेना है या फिर 2 लाख का भी लेना है, फिर भी लेते हैं। लेकिन RRB से ये चीज़ें नहीं होती, मतलब आपको कुछ भी रखना नहीं होता है। अबाउट 2 lakhs भाई बैंक शैल डिसाइड कोलैटरल सिक्योरिटी और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए करके। और इन KCC लोन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड स्टॉक्स एंड इन्वॉल्विंग टाइप अरेंजमेंट्स फॉर रिकवरी, बैंक में वेव द कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू लिमिट ऑफ 3 lakhs। मतलब क्या होता है कि अगर हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि अगर मैं पैडी ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी पैडी की पूरी फसल बैंक के लिए मैं हाइपोथिकेट कर दूंगा अगर मैंने 1 रुपया भी बैंक को रीपे नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि मैं तो डिफ़ॉल्ट हो जाऊंगा। तो बैंक क्या करेगी, मेरा का पूरा अनाज उठा लेके जाएगी और बेच देगी वो मंडी में। ठीक है, उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे हाइपोथिकेशन रहा तो ये जो 2 लाख का है ना कोलैटरल वाला, कोलैटरल फ्री वाला, तो ये 3 लाख तक चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी सिक्योरिटी है उनके पास। जैसे नॉर्मली ये किसी फिक्स्ड एसेट के लिए होता है, जैसे किसी को अगर मशीन खरीदनी है धान बनाने की, थ्रेशर मशीन हो गया बराबर, या फिर किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर किसी को पंप सेट खरीदना है, तो अगर फार्मर ने रीपे नहीं किया ना, तो वो पंप सेट या फिर ट्रैक्टर उठा के लेके जा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फिर स्टॉक। ओके, उसके बाद ये फंड यूटिलाइजेशन को मॉनिटर किया जाता है। जैसे देखिए कि किसान क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दी गई थी, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख या फिर 4 लाख की, तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। सो इसलिए बोला कि एंड यूज़ ये मॉनिटर किया जाएगा थ्रू फील्ड इंस्पेक्शंस एंड अदर मीन्स। जैसे कि देखिए अगर मैंने पैडी ग्रो करने के लिए लोन लिया है, तो बैंक का अधिकारी मेरे फील्ड में आ सकता है चेक करने के लिए कि भाई जिस पर्पज़ के लिए इसने लोन लिया था या वही पर्पज़ हो रहा है, या फिर कोई ये अय्याशी या फिर मजे कर रहा है। नॉर्मली गाँव में चीज़ें होती है। सो फील्ड इंस्पेक्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड 1 साल के लिए होता है, या फिर जो कुछ क्रॉप सीजन होता है उसके लिए वैलिड होता है, तो उसका रिन्यूअल या फिर रिव्यू होता है। सो बैंक शैल अंडरटेक रिव्यू एंड रिन्यूअल ऑफ द शॉर्ट टर्म लिमिट्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज एज पर देयर क्रेडिट पॉलिसीज। ये अदर इंस्ट्रक्शंस भी है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। शेयर क्रॉपर्स हो गया या फिर ओरल लीज हो गया, उसके लिए लोन मिलता है 50,000 तक। प्रोसेसिंग फ़ी हो गया या फिर इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, ये तो बैंक टू बैंक डिफर करेगा। अगर इंश्योरेंस है KCC फैसिलिटी के अंतर्गत, तो इंश्योरेंस जो होगा ना, वो इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर SBI लोन दे रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत फार्मर को, तो अगर उसने कुछ इंश्योरेंस किया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर के लिए लोन दिया, तो ट्रैक्टर का इंश्योरेंस होगा ना, तो जो इंश्योरेंस रहेगा ना, वो बोरोवर के नाम नहीं रहेगा, वो लेंडर के नाम रहेगा, मतलब SBI के नाम पे रहेगा। मतलब बोरोवर ने अगर रीपे नहीं किया या फिर ट्रैक्टर जल गया ऐसा समझो बराबर, तो बोरोवर बोल सकता है ना कि यार मेरा ट्रैक्टर तो जल गया, अभी मैं कहाँ से रीपे करूँ आपको। तो ट्रैक्टर जल गया तो फायर इंश्योरेंस तो निकाला गया था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी जो कुछ क्लेम होगा वो फार्मर को नहीं देगी, अभी वो किसको देगी, जिसने लोन दिया था उसको देगी बेसिकली। इसलिए बोले कि इंश्योरेंस शैल बी साइन इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक। ओके, सो ये थोड़ा चीज़ें पढ़ लेना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो हमने पूरा का पूरा किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कुछ ड्राफ्ट डायरेक्शंस आए थे कमर्शियल बैंक के लिए, ये हमने पढ़ ली। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज़ RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। देखिए 40 मिनट के आसपास हो गए अभी तक, तो ये सब कंटेंट बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए थॉट प्रोसेस वगैरह लगता है यार, ठीक है। तो ये एफर्ट्स के लिए आप लाइक तो कर सकते हो वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं RBI प्रेस रिलीज, दैट इज़ अबाउट RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, मोजना, मतलब किसी को भाई हमको सूचित करना है या फिर मेजर करना है। क्या मेजर करना है, तो डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ तो भी मेजर करना है। क्या करना है एग्जैक्टली वो कुछ तो भी,
कितना डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेट या फिर डीपन हुआ है हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो मेजर करना है। कौन मेजर करता है? तो आरबीआई करता है, इसीलिए इसका नाम है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ओके, सो देख लेते हैं। आरबीआई हैज़ कंस्ट्रक्टेड कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द country. It enables measurement of deepening and penetration of digital payment in the country over different time period. अब ये कैसे मेजर किया जा सकता है? देखिए, मेजर करने के लिए कोई तो भी रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस ईयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कल के दिन के कंपैरिजन में मैं आज कैसा हूँ, हम कैसे यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कंपैरिजन विद कल का दिन, वैसे ही एक यहाँ पे ईयर होता है, रेफरेंस ईयर, जिसको बोला जाता है बेस ईयर या फिर बेस पीरियड। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए बेस पीरियड रहेगा हमारा मार्च 2018 में, और उसको हमने स्कोर दिया है 100। मतलब मार्च 2018 तक जो भी डिजिटल पेमेंट हमारा पेनिट्रेशन हुआ होगा उसको स्कोर दिया गया है 100। अभी 2019, 20, 21, 22, 23 ये 100 के कंपैरिजन में गिना जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो याद रखना है अपने को, मार्च 2018 इज़ अ बेस पीरियड, और जो स्कोर दिया गया है इस बेस पीरियड के लिए दैट इज़ 100 एंड इट इज़ पब्लिश्ड सिंस 1 जनवरी 2021। यहाँ पे देख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मार्च 18 का बेस है, लेकिन ये मेजर करना शुरू हुआ 2021 से, और वो भी 1 तारीख। इट इज़ पब्लिश्ड ऑन आरबीआई वेबसाइट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस विद अ लैग ऑफ 4 मंथ। ठीक है, सेमी एनुअल मतलब क्या होता है? एक बार मार्च तक का रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद सितंबर तक का रिलीज़ किया जाता है। लेकिन जब मार्च तक का रिलीज़ करेंगे तब यहाँ पे 4 महीने का लैग रहेगा। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है, उसके बाद मई आता है, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। तो अगस्त के आसपास आपको मिलेगा करंट अफेयर में कि मार्च का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इतना हुआ है करके। अभी लॉन्च किया गया है सितंबर का, तो यहाँ पे 4 महीने का लैग देख लेते हैं। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, और अभी चल रहा है फेब। तो वे हम 12 फरवरी का है तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, मतलब ये 4 महीने का लैग यहाँ पे हो गया है सितंबर के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए। समझ में आ गया आपको? सो इट इज़ पब्लिश्ड ऑन आरबीआई वेबसाइट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस विद द लैग ऑफ 4 मंथ्स। अभी ये इंडेक्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं। 5 पैरामीटर कौन से हैं? पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। सो चारों के चारों जो है ना वो पेमेंट नाम से शुरू हो रहा है, पेमेंट 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 पेमेंट। तो हम ये जो है ना इसको ट्रिक करेंगे। एनेबल का ई, इंफ्रास्ट्रक्चर का आई, इंफ्रास्ट्रक्चर का आई, और परफॉर्मेंस का पी, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का सी। सो ऐसे करके नियमानिक अगर बनाएंगे तो हमारा आएगा पाई सी। अभी कैसे याद रखना है? तो देखिए, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में क्या है? कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब इसको पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस होता है आपको 2 पाई आर और डायमीटर होता है 2 आर। तो उसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? पाई। पाई मतलब ये वाला पाई। तो यहीं पे ये चीज़ है, पाई सी। ओके, पी फॉर पेमेंट परफॉर्मेंस, सी फॉर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, आई फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे 2 है, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड, और ई फॉर पेमेंट एनेबलर्स। ओके, समझ में आ गया? अभी कैसे याद रखना है उसका वेटेज? तो सेंट्रिसिटी के लिए दिया है, सेंटर सबसे छोटा रहता है मतलब 5%, और ये पेमेंट परफॉर्मेंस के दिया है 45%। तो हमारा यहाँ पे 50 एडजस्ट हो गया। अभी बाकी 50 कहाँ रहेगा? यहाँ पे आई ई। तो यहाँ से आई के लिए दिया है 25% और ई के लिए दिया है वेटेज 25% एनेबलर्स। अभी आई में भी एक डिमांड साइड है और दूसरा सप्लाई साइड है। तो सप्लाई साइड को दिया, डिमांड साइड को दिया है 10% और सप्लाई साइड को दिया है 15%। ओके, आई होप आपको चीज़ें कवर हुई होगी। ये कितना है? 45%, ये 5%, ये 25%, ये 25%। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं, एक है 15% और एक है 10%। 10 मतलब डिमांड साइड और एस मतलब 15 सप्लाई साइड, यहाँ पे 15%। सो यही चीज़ें यहाँ पे वेटेज है 25%, 10%, 15%, 45% या फिर 5%। अभी पेमेंट एनेबलर्स मतलब क्या होता है? दीज आर द फैक्टर्स लाइक इंटरनेट, मोबाइल पेनिट्रेशन एंड रेगुलेटरी सपोर्ट दैट फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट। मतलब जिसके थ्रू डिजिटल पेमेंट ईजी हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, फैसिलिटेड हो जाता है, वो बोलेंगे एनेबलर। कितना वेटेज है? 25%। अगर इंटरनेट ही नहीं है तो डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे?
मोबाइल ही नहीं है तो स्कैन कैसे करेंगे QR कोड, बराबर। सो ये चीज़ें चाहिए। अभी ये चीज़ें दोनों तरफ से चाहिए, मतलब कंज्यूमर साइड से भी चाहिए और मर्चेंट साइड से भी चाहिए। कंज्यूमर साइड से क्या चाहिए होगा, जैसे डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन चाहिए होगा। अगर मेरे मोबाइल में गूगल पे इंस्टॉल है ही नहीं, फ़ोन पे इंस्टॉल है ही नहीं है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है ही नहीं, तो मैं पेमेंट कर नहीं सकता हूँ, बराबर। अभी मेरे पास है, लेकिन वो सामने वाले दुकान के पास भी तो QR कोड होना चाहिए, या फिर अगर मेरे पास ATM कार्ड थे उसके पास वो स्वाइप करने के लिए मशीन तो होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन। तो ये उसके साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सो याद रखना, कंज्यूमर फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला जाएगा डिमांड साइड वाले, मतलब यहाँ तरफ से, और मर्चेंट साइड वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उसको बोला जाएगा सप्लाई साइड पे। तो सप्लाई साइड को कितना वेटेज है, 15% है, और यहाँ पे कितना वेटेज है, 10% है। ओके, सो ये चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे समझेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए, मतलब वॉल्यूम। उसके बाद कितने वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हुए तो वैल्यू गिना जाएगा। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा पेमेंट कहाँ से हो रहा है, QR कोड स्कैन करने से हो रहा है, डेबिट कार्ड से हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, RTGS NEFT से हो रहा है, या फिर किससे हो रहा है। तो इसका जो बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसको हाईएस्ट वेटेज है 45%। मतलब डिजिटल पेमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है ये मेजर करने के लिए उसका जो वेटेज है वो हाईएस्ट है 45%। और सबसे छोटा जो कंज्यूमर वाली सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करने के लिए वेटेज है 5%। सो इट मेजर्स हाउ यूज़र फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल पेमेंट सिस्टम्स आर इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म। जैसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे गूगल पे से अगर स्कैन कर लिया किसी का, और किसी को 5,000 रुपये भेज दिए, और मेरे अकाउंट से डेबिट भी हो गया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुए ही नहीं है, तो ये तो भी ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया ना। तो ये जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है या फिर उसका रेजोल्यूशन होगा, उसकी सर्विस होगी, इसके रिलेटेड जो कुछ चीज़ें आएंगे वो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में आएंगे। ओके, अभी हम ये जो 5 पैरामीटर देख लिए ना, इसका हम थोड़ा सब इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। 5 पैरामीटर्स कौन से हैं हमारे, पेमेंट एनेबलर्स, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर साइड वाला, यहाँ पे डिमांड वाला, यहाँ पे सप्लाई, और यहाँ पे एनेबलर आएगा। ओके, ये वाला वो जो मैंने बताया था पायसी, वो याद रखिएगा। अभी पेमेंट एनेबलर्स, मतलब पेमेंट एनेबल करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जैम आधार, बराबर आपको पता है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से डेबिट होगा। पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, अगर मुझे किसी को भेजना है तो उसके पास भी तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और मर्चेंट्स भी होना चाहिए। अभी देखिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, मतलब मेरी साइड से क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे डेबिट कार्ड मेरे पास होना चाहिए अवेलेबल, क्रेडिट कार्ड मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, या फिर ये जो भीम UPI वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे वाले, ये मेरे पास होने चाहिए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेटीएम का होता है, या फिर कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, जैसे HDFC का बैंकिंग, वहाँ से भी आप QR कोड स्कैन कर सकते हो, योनो से भी आप स्कैन कर सकते हो। और जो हम टोल में पास करते हैं तो फास्टैग वाली चीज़ है, जैसे फास्टैग का रिचार्ज मारना है तो मैं गूगल पे से मार सकता हूँ, बराबर। तो ये मेरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर साइड होने चाहिए। अभी मेरी तरफ से है, लेकिन मर्चेंट भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन जिसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ उसके पास ये पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन होनी चाहिए ना, तभी तो वो स्कैन करेगा या फिर स्वाइप करेगा, बराबर है। मेरे पास मोबाइल है, गूगल पे है, लेकिन उसके पास भी QR कोड होना चाहिए, तभी तो मैं उसको पैसे भेजूंगा। ठीक है, सो ये आती है सप्लाई साइड से, मर्चेंट वाली। तो बैंक ब्रांचेस प्रोवाइड करो आप। अगर जिस गांव में बैंक ब्रांचेस नहीं है तो उसको एक बंदा अलॉकेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, मतलब वो गांव में जाके साइकिल या फिर गाड़ी से वहाँ की जो डिपॉजिट्स है सेविंग वाली वो मोबिलाइज करता है। उसके साथ साथ उनको माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे छोटे लोन भी वो प्रोवाइड कर देता है। ATMs भी होने चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स भी रहना चाहिए, QR कोड्स या फिर इंटरमीडिएट्स, ये रह गए इस सप्लाई साइड वाले। अभी पेमेंट कैसे परफॉर्म करता है, तो कितने वॉल्यूम का पेमेंट हो गया है, कितने वैल्यू का पेमेंट हो गया है, कितने यूनिक यूज़र्स है, पेपर क्लियरिंग, चेक क्लियरिंग, सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है। जैसे अगर मेरे जेब में ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब मैं कैश का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, मोबाइल या फिर डिजिटल पेमेंट का मैं यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी समझेगा। कैश विड्रॉल्स, ATM से कितने ज़्यादा विड्रॉ हुए, मतलब लोग कैश यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब उनके अवेयरनेस एजुकेशन के बारे में, जैसे RBI कहता है जानकार बनिए वाले कैंपेन्स। पेमेंट डिक्लाइन हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या फिर कुछ कंप्लेंट्स रही, या फिर कुछ फ्रॉड्स रही, या फिर कुछ सिस्टम डाउन टाइम हो गया, ठीक है, तो उसको पहले इंटीमेट करो। जैसे HDFC का मैसेज आता है मुझे कि 5 से लेकर 6 बजे तक उनका एप्लीकेशन चालू नहीं रहेगा। सो ये होती है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी वाली सर्विसेज। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि सितंबर 2025 का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो अभी अनाउंस किया गया है फरवरी में, और वो कितना है तो 516.3
76। सो याद रखना है 516.76 किसके लिए? सितंबर 2025 के लिए। और इसके पहले 6 महीने पहले मार्च 25 के लिए कितना था? 493.22। ओके, तो 6 महीने में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हुई है, वो जंप किया गया है। और ये जो जंप है या फिर इंक्रीज है, ये किसकी वजह से है? तो ये दो चीज़ की वजह से, पेमेंट परफॉर्मेंस और दूसरा है पेमेंट एनेबलर्स। यहाँ पे देखिए पेमेंट परफॉर्मेंस का वेटेज कितना था? 45% और पेमेंट एनेबलर्स का कितना था? 25%। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना होता है? 70%। तो भाई मैक्सिमम वेटेज तो इनका ही है ना, तो इनके वजह से ही ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए बाकी वाली चीज़ें तो होगी, जैसे सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया होगा, डिमांड साइड वाला भी हो गया बराबर, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी वाली होगी। तो ये तो चीज़ है जो अभी डिसाइड करेगी एनेबलर्स और परफॉर्मेंस, लोग कर रहे कि नहीं कर रहे। और इसका वेटेज है 45% और एनेबलर्स का वेटेज है 25%। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2018 जो बेस ईयर है हमारा, उसका पेमेंट इंडेक्स कितना है? 100 के आसपास है। और जो अभी लॉन्च किया गया है सितंबर 2025 में, ये है 500 क्रॉस किया गया है, टू बी प्रिसाइज 516.76। और जो पिछला वाला था 6 महीने पहले का, वो था 493.22 और उसके पहले जो था वो था 465.33। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद ये मेंस के लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा फेज 2 के लिए कि इम्पैक्ट क्या होता है, चैलेंजेस क्या होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो शायद आप वो पढ़ लेंगे। ओके, सो इसके बाद हम शुरू करते हैं। अभी आरबीआई प्रेस रिलीज ही खत्म हुए हैं, अभी हम शुरू करते हैं कन्वेंशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्वियसली नाम से क्या दर्शाता है? ये इंडेक्स है, किसके बारे में बताता है कि करप्शन का परसेप्शन कैसा है लोगों के मन में, बेसिकली उसके बारे में बताता है। ये एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट करप्शन लेवल बताता है कि हमको नहीं, सिर्फ परसेप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या परसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं बेसिकली वो खाने के लिए होते हैं, बराबर, ये वाला परसेप्शन होता है। सो यही परसेप्शन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? सो इट इज़ रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो उसका आंसर आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये 2025 का है, अभी रिलीज कब हुआ है? फरवरी 2026 में रिलीज हुआ है। स्कोप कितने? तो 182 कंट्रीज़ का ये करप्शन परसेप्शन देखता है और उनको इनके हिसाब से रैंक देता है। अगर 0 स्कोर आया किसी का तो दैट इज़ ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो हाईली करप्ट कंट्री या फिर हाईली करप्ट नेशन है। अगर किसी का स्कोर 100 आ गया है, 100 ट्रांसपेरेंसी, मतलब कंप्लीटली क्लीन है वो, वहाँ पे करप्शन है नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा मतलब कलेक्ट किया जाता है, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 13 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे ये डेटा फेच किया जाता है। सो देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? इट परसीव लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन होता है यहाँ पे, इट मेजर्स परसेप्शन एंड नॉट एब्सोल्यूट करप्शन लेवल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI। उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं इसके स्कोर्स क्या होते हैं, कौन सी रैंकिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा अच्छा देश है करप्शन के मामले में, मतलब जहाँ पे करप्शन कम ही है, या फिर कौन से मोस्ट करप्ट नेशन से, ये चीज़ों का डेटा हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो ग्लोबल ओवरव्यू ट्रेंड देखेंगे। ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना रहा? 42 आउट ऑफ 100, मतलब नियर अबाउट 42% के आसपास स्कोर है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज़ एवरेज। हमारा इंडिया इसके बिलो है, मतलब 39 है। So this is the lowest global average in over a decade, indicating perceived worsening of corruption worldwide। मतलब फॉर एग्जांपल दुनिया भर में करप्शन बढ़ रहा है, इसीलिए देखिए ये लोवेस्ट ग्लोबल एवरेज है। अगर हम डेकेड की बात करेंगे तो मतलब पिछले 10 साल से ये सबसे लोवेस्ट है। कंट्री स्कोरिंग बिलो 50, मतलब 50 के नीचे स्कोर करने वाले कंट्रीज़ कितने हैं? 122 हैं, 122 आउट ऑफ 182 कंट्रीज़, बराबर, यहाँ पे 182 कंट्रीज़ है। तो नियर अबाउट 67% ऑफ टोटल असेस्ड, और जिनका स्कोर अबाउ 80 है ऐसे सिर्फ 5 कंट्रीज़ है। और पहले कितने थे? 12 कंट्रीज़ हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब करप्शन बढ़ रहा है। तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं, टॉप 5 कंट्रीज़, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ट्रिक रहेगा हमारा DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। D मतलब डेनमार्क, F मतलब फिनलैंड और S मतलब सिंगापुर।
यहाँ पे फोर्थ नंबर पे देखिए, यहाँ पे टाई हो गया है, एक न्यूजीलैंड है और दूसरा नॉर्वे, और यहाँ पे स्वीडन है। सो अब देखिए स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ होते हैं, बराबर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क वाली जो कंट्रीज़ है यूरोप के, जो यहाँ पे आर्टिक के आसपास है, बराबर, तो ये वाली कंट्रीज़ बेसिकली अच्छी कंट्रीज़ है, यहाँ पे करप्शन कंपैरेटिवली उतना नहीं है। सो डेनमार्क को कितना स्कोर मिला है? 89 स्कोर मिला है। फिनलैंड को 88 स्कोर मिला है। सिंगापुर को 84 स्कोर मिला है। न्यूजीलैंड और नॉर्वे यहाँ पे टाई हो रही है फोर्थ रैंक के लिए, तो इसको 81 स्कोर मिला है, और स्वीडन के लिए 80 स्कोर मिला है। ओके, सो यहाँ पे देखिए नोटेबल फैक्ट, इट रिटेन अ टॉप पोजीशन फॉर 8 कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब डेनमार्क 8 साल से कंसेक्यूटिवली एक नंबर पे आ रहा है, टॉप आ रहा है। तो ये सभी के सभी कंट्रीज़ या फिर उनके रैंकिंग आपको याद रखने हैं। अभी कैसी भी ट्रिक बनाइए लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है। डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद एज फॉर सिंगापुर, स्वीडन नहीं है, स्वीडन 5 नंबर पर है, उसके ऊपर आएगा न्यूजीलैंड और नॉर्वे, NN। अभी इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इंडिया का परफॉर्मेंस मतलब उसका रैंक रहेगा और उसका कुछ स्कोर रहेगा। तो हमने कितना रैंक यहाँ पे स्कोर किया है, यहाँ पे मतलब कितना रैंक किया है हमने, तो 91 रैंक है आउट ऑफ 182, मतलब एग्जैक्टली हाफ, 182 का हाफ 91। सो 91st रैंक है हमारा, और हमारा स्कोर है 39, और ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना है 42। तो 42 से बेसिकली 3 कम है ये। सो 91st इज़ अ रैंक और 39 इज़ अ स्कोर। ये देखिए पहले कितना था, 96 रैंक था, मतलब हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है, ऐसा बोल रहा है 5 प्लेसेस से, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। और पहले 38 स्कोर था, अभी ये एक बढ़ गया, 39 स्कोर हुआ है, मतलब हल्का सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्टिल इंडिया रिमेंस बिलो द ग्लोबल एवरेज, क्योंकि ग्लोबल एवरेज हमारा 42 आउट ऑफ 100 और हमारा स्कोर है 39 स्कोर। हमारा रैंक कितना है, 91st, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। और बॉटम 3 कंट्रीज़, हम कितने कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, 182 कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन यहाँ पे बॉटम में देखिए 181 है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंट्रीज़ है, साउथ सूडान एज वेल एज सोमालिया। सो एक को 181 या फिर एक को 182 कंसिडर कर लीजिए, ये स्कोर के अकॉर्डिंग दिया है। सो साउथ सूडान और सोमालिया ये वर्स्ट कंट्रीज़ है करप्शन के मामले में, मतलब यहाँ पे करप्शन ही करप्शन है। तो इसका स्कोर देखिए 9 आउट ऑफ 100 है, मतलब वर्स्ट तो कोई है नहीं, 0 या फिर 100 किसी ने स्कोर किया नहीं है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट पॉइंट्स ही है। सो साउथ सूडान एंड सोमालिया दे सफ़र फ्रॉम सीवियर इंस्टेबिलिटी एंड रिप्रेस्ड सिविल सोसाइटी। उसके बाद वेनेजुएला, ठीक है, आपको पता है वेनेजुएला में अभी जो किस्सा चल रहा है। उसके बाद येमेन। तो ये हमारे बॉटम 3 कंट्रीज़ है। यहाँ पे देखिए नॉर्मली पाकिस्तान देखिए यहाँ पे 136 थे, मतलब रैंक बिगड़ गया है अच्छा खासा, और स्कोर भी कम है, मतलब यहाँ पे करप्शन ज़्यादा है। उसके बाद हमारा पड़ोसी यहाँ पे, उसके बाद बांग्लादेश 150, यहाँ पे भी करप्शन अच्छा खासा है, उसका स्कोर भी देखिए 24 है। और यहाँ पे भूटान देखिए, ये इसका 18th रैंक है, मतलब ये अच्छा रैंक है, यहाँ पे स्कोर देखिए 71 है, मतलब भूटान में नॉर्मली करप्शन ज़्यादा है नहीं, ऐसा ये बोल रहा है। ओके, और यूएसए में भी देखिए 29th है, मतलब यहाँ पे स्कोर पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन 29th है। तो थोड़ा हम फाइंडिंग्स और रीजनल एनालिसिस देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म गेनर जैसे 31 कंट्रीज़ हैव सब्सटेंशियली लोवर्ड करप्शन सिंस 2012। एशिया पैसिफिक रीजन अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी स्कोर्ड बिलो द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज कितना है, 42 है, हमारा कितना है, 39 है, बराबर इंडिया का। पाकिस्तान का भी बिलो 42 है, 28 है, इंडोनेशिया का 34 है, यहाँ पे 34 है। और अभी का जो इंडेक्स है ना, इसको जर्नलिस्ट सेफ्टी के साथ लिंक किया गया है। सो CPI 25 हाईलाइट स्ट्रॉन्ग को रिलेशन बिटवीन द करप्शन एंड वायलेंस। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 829 जर्नलिस्ट मर्डर इन अ नॉन कन्फ्लिक्ट जोन सिंस 2012, मतलब 2012 से लेकर अब तक 829 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई है। अभी जो इंडेक्स पब्लिश करती है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या है, ये NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है, स्पेशली बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी CEO कौन है, मायरा मार्टिनी, और इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। सो आप याद रखना ये 93 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर वो आपको पूछ सकता है, दैट इज़ इन बर्लिन जर्मनी। तो ये जर्मनी वाली इंस्टीट्यूट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर। क्या ये MDA कैंपेन लॉन्च किया गया है टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय 2027। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग 2030 से पहले लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का दूसरा नाम होता है एलिफेंटियासिस, मतलब ये जो हत्ती पाव या फिर हत्ती पाव वाला जो आपको पता होगा डिसीज़ होता है, उसी को बोला जाता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो हमको कब तक एलिमिनेट करना है, 2027 तक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
तो इसी के लिए क्या लॉन्च किया है उन्होंने, एमडीए कैंपेन लॉन्च किया है। एमडीए मतलब क्या होता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है। ओके, तो थोड़ा देख लेते हैं कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस बेसिकली क्या होता है। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं या फिर हत्ती पाव भी बोलते हैं। आपको पता होगा, कभी देखा होगा आपने कि एक पाव है अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। ओके, सो इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, पैरासिटिक डिसीज है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय हु, तो एक मॉस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से बेसिकली ये ट्रांसमिट होता है, और ये कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल डिसीज़ नहीं, ये पैरासिटिक डिसीज़ है। ये कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कैंपेन एम्स टू स्टॉप डिसीज ट्रांसमिशन बाय रिड्यूसिंग माइक्रोफाइलेरिया प्रिवेलेंस टू बिलो 1% इन ऑल एंडेमिक एरियाज। और इसके लिए भाई 5 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, जहाँ पे खास करके एमडीए मतलब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा, मतलब ड्रग्स दिया जाएगा, टैबलेट्स हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये चीज़ें दी जाएगी। जैसे कि 124 जिले कवर किए जाएंगे, और यहाँ पे 17.5 करोड़ लोगों को डीओटी मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दी जाएगी। खास करके यहाँ से कौन से ड्रग्स होते हैं, देखिए आप, डाई इथाइल कार्बमाजिन सिट्रेट और यहाँ पे अल्बेंडाजोल। सो बेसिकली ये आइवरमेक्टिन भी है, यहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं इनको। हमको ये याद रखना नहीं है, हमको याद रखना है कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस हमने खुद को एम दिया है, हम 2027 से पहले एलिमिनेट करेंगे। एसडीजी का गोल है 2030। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या फिर काउंसिल टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस 32 इंश्योरेंस कंपनीज। नॉर्मली क्या होता है आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इनका टाइप होता है हॉस्पिटल से, बराबर। अगर कोई हॉस्पिटल में सेकेंडरी केयर जिसको अगर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, जैसे आईपीडी बोलते हैं हम उसको, बराबर, किसी को डेंगू हुआ है तो उसको 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उसका अगर इंश्योरेंस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका बस बेसिकली क्लेम करवा देती है। लेकिन आप देखिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये एलोपैथी सिस्टम में नॉर्मली उनका इंश्योरेंस होता है, आयुर्वेदिक वाले सिस्टम में नॉर्मली इंश्योरेंस होता नहीं है। तो यही भरपाई करने के लिए अभी जीआईसी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। कहाँ पे, 32 इंश्योरेंस कंपनी में। देख लेते हैं। इसी के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, किसके साथ, तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ। इस अग्रीमेंट के तहत कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलेगी फॉर एलिजिबल आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस 32 इंश्योरेंस कंपनीज। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इंटीग्रेटिंग आयुष हेल्थ केयर इंटू मेन स्ट्रीम मेडिकल इंश्योरेंस। नॉर्मली मेडिकल इंश्योरेंस किसके लिए होता है, एलोपैथिक सिस्टम के लिए होता है, बराबर, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, आईपीडी के लिए, जहाँ पे आपको सलाइन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया या फिर एनाल्जेसिस हो गया, ये चीज़ें चढ़ाई जाती है। आपको बेसिकली अंडर ऑब्जर्व ट्रीटमेंट रखा जाता है मॉनिटरिंग में, चाहे वो आईसीयू हो या फिर कोई प्राइवेट या फिर शेयरिंग वाले वार्ड हो। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जीआईसी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत बनाई गई थी, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2001 से फंक्शनिंग कर रही है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, तो ऑब्वियसली रेगुलेटरी बॉडी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनके चेयरपर्सन कौन है, तपन कुमार सिंघल, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है जीआईसी का। सो आपको यहाँ पे जीआईसी के बारे में भी याद रखना है। और उसके साथ इसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ MOU साइन किया है। क्यों, ताकि आयुर्वेद वाले जो ट्रीटमेंट्स है ये भी इंश्योरेंस में कवर हो जाए करके, इसीलिए। ओके, सिंपल था। उसके बाद एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का क्वार्टरली बुलेटिन पब्लिश किया है, किसने, तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे नाम में क्या है, लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बता रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें महिलाएं कितनी हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, वहाँ पे भी फीमेल मेल वाला कैटेगराइजेशन होता है। तो हर 3 महीने के बाद ये क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो आपको ये पढ़ना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और जो रीसेंट एग्जाम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्च में एग्जाम हो रही है तो अभी ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई एग्जाम अगर अगस्त में हो रही है तो उसके पहले जो कुछ PLFS आएगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। तो रिसेंट वाली चीज़ें या फिर डेटा हमको याद रखना है। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन है Q3 के लिए, कब से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो ये पब्लिश कब किया है, अभी फरवरी में। सो किसने रिलीज़ किया है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये डिक्लाइन हुआ है, जो अच्छी चीज़ है। कब तक, तो 4.8% तक डिक्लाइन हुआ है। सो याद रखना है 4.8, 4 और उसका डबल 8, 4.8% ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो यहाँ पे देखिए 5,61,000
लोगों का सर्वे लिया गया है, जहाँ से कुछ रूरल थे, कुछ अर्बन थे। उनसे बेसिकली पूछा गया था कि भाई आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो वगैरह वगैरह, आप कहाँ पे काम करते हो। सो इसी के हिसाब से वो 4.8% आया है। तो हम यहाँ पे की फाइंडिंग्स देखने वाले 3 पैरामीटर्स के लिए। एक होता अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दूसरा आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और तीसरा आएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमॉन्ग दोज इन द लेबर फोर्स। मतलब लेबर फोर्स मतलब क्या होता है, जो काम कर रहे हो या फिर जो काम करना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है काम करने की। तो लेबर फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, लेबर फोर्स, और उसके ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब परसेंट में आ जाएगा बराबर, ये नंबर रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। ओके, सो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग दोज इन द लेबर फोर्स। सो इसके हिसाब से ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ है, 4.8% इन Q3। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये कौन से एज ग्रुप के लिए मेजर किया जाता है, तो 15 ईयर्स एंड अबव, मतलब जिसके 15 साल कम ज़्यादा हो गए हैं या फिर क्रॉस हुए, तो उसको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से जज किया जाता है। यहाँ पे देखिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है और अर्बन भी है। रूरल थोड़ा कम है 4.6% और अर्बन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अर्बन एरिया में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं और उसके हिसाब से जो नौकरी या फिर काम धंधे होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। गांव में कैसा होता है, नॉर्मली लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई एग्रीकल्चर में काम करता है या फिर कोई एमएसएमई या इंडस्ट्री में काम करेगा रूरल सेक्टर में। सो यहाँ पे रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली कम है, 4% है। पहले तो 4.4 था, मतलब अभी ये कम हुआ है, और ये शहर में 6.9 था, अभी ये 6.7 हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि LFPR की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, मतलब किसकी इच्छा है। सो इनका वो परसेंटेज होता है। तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है हमारा 15+ एज वालों का, तो वो है 55.8%। ठीक है, 55.8%, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन भी होती है और उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन वाली, मतलब 60+ वाली। तो इनको तो गिना नहीं जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ठीक है, किसको गिना जाएगा, जिसकी उम्र 15+ हो गई है और जो नियर अबाउट फॉर एग्जाम्पल 55 के आसपास का है। सो इसको बोला जाएगा लेबर क्लास या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाले लोग। तो ये 55.8% है। और यहाँ पे भी फीमेल देखिए 34.9% है। ओके, और यहाँ पे ड्राइवर मतलब की ड्राइवर क्या है, इंक्रीज इन फीमेल रूरल LFPR फ्रॉम 37.5% टू 39.4%, मतलब फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया, ऐसा ये बोल रहा है। उसके बाद WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो मतलब क्या होता है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉयड पर्सन और डिवाइड बाय पॉपुलेशन, मतलब हमारी पॉपुलेशन कितने है और यहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है। तो ये बोल रहा है कि 53.1% एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयड है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कंपोजिशन। शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जिसमें अनपेड हाउस होल्ड वर्कर्स भी होते हैं और ओन अकाउंट वर्कर्स भी होते हैं, तो उसका शेयर है 56.3%। और जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं उनका शेयर है 24.9%। ओके, तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया। अभी इसको कौन पब्लिश करता है हमने देख लिया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSO के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। NSO क्या है, ये मर्जर होके मतलब बना था। तो किसका मर्जर हुआ था, पहले CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और उसके बाद नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CSO प्लस NSSO का मर्जर होके बाद में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ये बनाया गया 2019 में। सो 23 में 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। पैरेंट मिनिस्ट्री उसकी मोस्ट भी है। रोल क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नोडल एजेंसी फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। की फंक्शंस, कंपाइलिंग एंड रिलीजिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सच एज GDP या फिर GVA, मतलब GDP पब्लिश करना, GVA पब्लिश करना, ये इसी का काम होता है NSO का। उसके साथ साथ CPI फॉर इन्फ्लेशन ट्रैकिंग, जैसे CPI कंबाइन होगा, CPI ऑल इंडिया होगा, तो ये वाले पब्लिश करने का काम CSO या फिर NSO का होता है। इसके साथ साथ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और इसके साथ साथ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ असेसमेंट, ये भी NSO पब्लिश करता है। करंट चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन है अभी यहाँ पे, सुभाष गर्ग है, याद रखना आपको, सुभाष गर्ग सर।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एनएसओ का तो दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है। और एस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। मैंने बोला था सीएसओ प्लस एनएसएसओ का मर्जर होकर सीएसओ मतलब एनएसओ बनाई गई थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अभी हम देख लेते थोड़ा सत्य पोर्टल के बारे में। ओके, सत्य पोर्टल ये क्या है? सत्य पोर्टल ये है STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल। STQC का लॉन्ग फॉर्म क्या है तो ये देख लीजिए पहले कि STQC मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या? ओके, तो थोड़ा यहाँ पे आप देख लेना कि ये क्या है। बेसिकली क्वालिटी सर्टिफिकेशन ही है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य। किसने इनॉग्रेट किया है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद जी ने। सो सत्य पोर्टल इज अ डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म डेवलप बाय CDAC। किसने बनाई है? CDAC ने बनाया। CDAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या करता है पोर्टल? इट ऑटोमेट्स द एंटायर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT गुड्स। जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं या फिर IT गुड्स होते हैं उनका टेस्टिंग करवाना, उनका सर्टिफिकेशन करवाना, इसके लिए एक सिंगल पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सत्य। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है सत्य। इट्स लॉन्च aims to speed up the certification, ensure product security and support businesses, especially MSME and startups, and promote efficient governance in the line of Digital India mission. ये सिंगल विंडो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है दैट डिजिटाइजेस एंटायर सर्टिफिकेशन लाइफ साइकिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड IT प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन आपको सत्य के ऊपर आएगा, सत्य पोर्टल या फिर सत्या पोर्टल। उसके बाद म्यूचुअल फंड का एक्सपांशन होने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ MOU साइन कर लिया है। ओके, सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड अक्रॉस इंडिया। ये MOU 3 साल के लिए रहेगा अलॉन्ग विद रिन्यूएबल क्लॉज। इसका पर्पस क्या रहेगा? टू एनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिया पोस्ट नेशन वाइड नेटवर्क। आपको पता होगा कि इंडिया पोस्ट का जो नेटवर्क है अच्छी खासी है। फॉर एग्जांपल 1.64 लाख के आसपास हमारे पोस्ट ऑफिस है। अगर पोस्ट ऑफिस से म्यूचुअल फंड अगर कोई सेल करेगा तो उसका रीच ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत आएगी कि जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग होते हैं उनके ऊपर टारगेट्स का प्रेशर रहेगा। ओके, सो ये रहेगा 3 ईयर रिन्यूएबल MOU बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड NSE। इट एम्स टू यूज द नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस एज एक्सेस पॉइंट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वाया NSE MF इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म। इट विल बी रोल्ड आउट इन फेजेस स्टार्टिंग विद DIY ऑप्शन, मतलब डू इन योर ओन, ऐसे फॉर एग्जाम्पल खुद के एवरो से कुछ करो। विल इन्वॉल्व रिगुलर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टाफ वगैरह वगैरह है। एक क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन क्या ही बन सकता है, तो किसके साथ MOU साइन किया करके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जो FDI का फ्लो है वो डिक्लाइन हुआ है 2025 में, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना है। तो कितना हुआ है? तो 115 मिलियन का FDI इनफ्लो सिर्फ हुआ है। उसके पहले कितना हुआ था 2 साल पहले 2023 में? तो देखिए अच्छा खासा FDI फ्लो था, 898 मिलियन $US के पास था। अभी ये कम होकर सीधा 115 मिलियन हो गया, मतलब इतना कम हुआ है एकदम। ओके, सो दिस इज अ डेटा प्रेजेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके लिए? तो राज्यसभा में प्रेजेंट किया था। FDI इक्विटी डिक्लाइन हुआ है 115 मिलियन से, पहले इतना था वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे थोड़ा ये अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी बाहर की कंपनी को हमारे बैंक में इन्वेस्ट करना है तो उसको RBI का अप्रूवल लगेगा। तो देखिए, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी फॉर एनी एंटिटी सीकिंग टू अक्वायर 5% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी। मतलब जिसको 5% या फिर उसके ऊपर शेयर होल्डिंग खरीदना है तो उसको RBI का अप्रूवल लगता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो डेटा में ये भी बताया गया था कि किस बैंक में फॉरेन फंडिंग या फिर फॉरेन शेयर होल्डिंग है। जैसे SBI देखिए पूरी तरह से गवर्नमेंट का नहीं है, SBI में 55% के आसपास गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। अभी यहाँ पे 11% के आसपास फॉरेन शेयर होल्डिंग भी है। ओके, सो इट इज़ द हाईएस्ट अमंग द स्टेट ओन्ड बैंक्स। उसके बाद कैनरा बैंक में भी 10.55% फॉरेन शेयर होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फॉरेन शेयर होल्डिंग है 9.43%, यूनियन बैंक में भी है 7.48% और पंजाब नेशनल बैंक में भी 5.85%। मतलब सबसे ज़्यादा जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है वो किस में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ओके, उसके बाद ये जो बॉब कार्ड है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये NBFC है, उसका एक सब्सिडियरी कंसर्न है। बॉब कार्ड वो बेसिकली क्या करता है? क्रेडिट कार्ड इशू करता है। अभी इसने क्या किया है? इसने ब्रायल एनेबल्ड या फिर ब्रेल एनेबल्ड बॉब कार्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं। अभी ब्रेल लिपि क्या होती है? जो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं
तो उनको दिखता नहीं है, तो बेसिकली वो ब्रेल लिपि जैसे जो टच वाली लिपि होती है, ठीक है, वहाँ पे डॉट्स होते हैं थोड़े उभरे हुए, तो उसके हिसाब से वो पढ़ लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ रहेगा कि वो पढ़ सकते हैं अभी विद यूजिंग ब्राइल लिपि। तो ये लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड किसने, तो बॉब कार्ड ने लॉन्च किया है। पर्पस देखिए, टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स आइडेंटिफाई एंड यूज क्रेडिट कार्ड विद ग्रेटर ईज एंड कॉन्फिडेंस इन एवरीडे ट्रांजैक्शंस। ओके, सो बॉब कार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 94 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पहली एनबीएफसी थी जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किए थे। उसके बाद देख लेते कि ये जो पॉलिसी बाजार या फिर पैसा बाजार है, इसका एक एसोसिएट है पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड। इसको आरबीआई का सर्टिफिकेट मिला है किसके लिए, टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर करके काम करे, ऑपरेट करे, इसके लिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई के तरफ से। किसको, पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड। पीबी मतलब क्या होता है, पॉलिसी बाजार या फिर पैसा बाजार। ओके, सिंपल। उसके बाद है सेफर इंटरनेट डे 2026। ये हर साल फरवरी के सेकंड ट्यूसडे को मनाया जाता है। इस बार ये मनाया गया 10 फरवरी को। तो इसकी थीम हमें इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, सेफर इंटरनेट के बारे में बोल रहा है। सो थीम है स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस। स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस। उसके साथ साथ 11 फरवरी को एक डे भी आता है, वर्ल्ड यूनानी डे है। 11 फरवरी क्यों, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं यूनानी के, हकीम अजमल खान, इनका ये बर्थडे होता है 11 फरवरी। सो इनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए एंड प्रमोट इनोवेशन, साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस इन यूनानी मेडिसिन। इसकी थीम क्या है, तो इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। ठीक है, यूनानी प्रैक्टिस में इनोवेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है लखपति बिटिया योजना। लखपति मतलब लाख रुपए जिसके पास है, बिटिया मतलब गर्ल्स। सो लखपति बिटिया योजना क्यों, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द गर्ल्स। क्यों, टू एंश्योर्स नो गर्ल ड्रॉप्स आउट ऑफ द स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के पास अगर पढ़ने के लिए पैसा है नहीं, तो वो क्या करती है, ड्रॉप आउट कर लेती है स्कूल से, क्योंकि स्कूल में भी भाई यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स हो गया, ये चीज़ें खरीदनी पड़ती है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि आप स्कूल मत छोड़ो, हम आपको मदद करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस या फिर मनी। तो यहाँ पे जो गर्ल्स होती है लो इनकम फैमिलीज़ की, उनको टारगेट किया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। जो पहली लाडली योजना थी, इसको ये रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट पैटर्न कैसा है, टोटल डिपॉजिट अप टू 56,000 किया जाएगा, और जब मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट उसको मोर देन 1 लाख मिलेगा। ओके, और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है इस क्रेडिट डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज आधार लिंक बैंक अकाउंट। उस लड़की के बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो आधार लिंक से कनेक्ट होगा। तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि लखपति बिटिया योजना किस स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरेटरी का इनिशिएटिव है, तो उसका आंसर रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट। और यहाँ पे डिपॉजिट भी है 56,000 और मोर देन 1 लाख रुपए मैच्योर होंगे। ओके, सो ये रहे हमारे आज के कन्वेंशनल करंट अफेयर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे हम 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।